जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको भूगोल का पहला लेक्चर हमारा हो चुका था, जो भारत का समान परिचय हुआ था, और आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले उसकी बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत के जो धरातल है बहुत विविधता पाई जाती है। भारत के जो धरातल में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। कैसे विविधता पाई जाती है? जैसे कहीं पे आपको पठार मिल जाएगा, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे, तो कहीं पर समतल मैदान। आप खुद अगर आप गांव देहात से होंगे तो आपको ज़्यादा इस बारे में अनुभव होगा कि आप देखते होंगे कहीं किसी किसी क्षेत्र में बहुत से पठार की संख्या पाई जाती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत कहीं मिलते हैं और कहीं कहीं पे समतल मैदान। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत पर भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी है, पहाड़ियाँ हैं, मैदानी हैं, उन प्रतिशतों को हम देखेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्जाम में पॉइंट व्यू से इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखेंगे पर्वतीय भाग कितना है, 10.7% है। पहाड़ियाँ आपका 18.6% है। और जो पठारी क्षेत्र है 27.7% है। मैदानी भाग है 43% है। सॉरी। इसके स्वरूप देखेंगे। अब भौतिक स्वरूप में देखेंगे, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थली और पांचवा है आपका समुद्र तटीय मैदान। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो हिमालय क्षेत्र की बात हो रहा है। विशाल मैदान की बात किया जाए तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान, जैसे ने आपने सुना हो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार की बात करा जाए तो भारत इस मैदान के नीचे वाला हिस्सा। मरुस्थली प्रदेश की बात किया जाए तो राजस्थान का जैसे थार वाला पूरा एरिया, और समुद्री तटीय यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, उसको हम आगे देखते हैं। जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण विभाजन, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व के विभाजन या पूर्व से पश्चिम विभाजन के आधार पर। तो उत्तर से दक्षिण विभाजन में देखा जाए तो ये पर्वतों श्रृंखलाओं को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका ट्रांस हिमालय आएगा, दूसरा बृहद हिमालय आएगा, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा आपका शिवालिक हिमालय आएगा। आपको यहाँ जो दिख रहा होगा ये पर्वत हैं, और ये पर्वत अलग अलग हैं, जिसमें से जो आपको ब्लैक में लिखा हुआ दिख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको देखेंगे जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को देखा जाए तो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे रेड में जो है ये मध्य हिमालय है, और यहाँ देखेंगे ब्लू में जो है तो ये वाला आपका शिवालिक हिमालय है। तो भारत का जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय हो जाएगा, बृहद हिमालय हो जाएगा, मध्य हिमालय हो जाएगा और शिवालिक हिमालय। जब देखेंगे इसको आगे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। देखेंगे ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। प्राचीनतम भाग का मतलब होता है सबसे पुराना, यानी हिमालय पर्वत का सबसे अगर पुराना भाग कोई है तो है ट्रांस हिमालय। यहाँ पर वनस्पतियाँ का अभाव है, यानी यहाँ पर पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा अभाव है। ये सबसे पुराना भाग भी है, और आपको ये भी याद रखना है कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव भी है। इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कुछ श्रेणियां आती हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी आती है। इसी के अंतर्गत भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसको गाडविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई
8,611 मीटर है, जो काराकोरम पर्वत पर स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ब्लू कलर में है और लिखा भी है K2। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं स्थित है, माउंट एवरेस्ट चोटी जो है तो नेपाल में स्थित है। इस कारण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। देखेंगे अब, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इसके कई श्रेणियां में बंटा गया, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो आपको देखेंगे अलग अलग मैप के आधार पर दर्शा दिया गया है। ये आपका क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा। ये वाला श्रेणी आपका क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। और ये वाला श्रेणी आपका क्या हो जाएगा? जास्कर। और ये वाला श्रेणी आपका क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। अगर आपसे ये भी सवाल उठ सकता है कि यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। इसके बाद अगला देखेंगे, लद्दाख श्रेणी में भी एक सबसे ऊंची चोटी है, जिस चोटी का नाम है माउंट राकापोसी। क्या नाम है? माउंट राकापोसी, जो लद्दाख की सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है। और इस चोटी की ढाल विश्व की में सर्वाधिक तीव्र वाली ढाल मानी जाती है। यानी ये जो इलाका है तो विश्व का सर्वाधिक यानी ढलान वाला क्षेत्र है। तो कौन सा है? माउंट राकापोसी, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे बृहद हिमालय। अभी जिसको हमने आपको बताया था, बृहद हिमालय का कई नाम है। बृहद हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है और महान हिमालय। अब बृहद हिमालय का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बृहद का मतलब होता है बड़ा, यानी सबसे बड़ा हिमालय। और हिमाद्री हिमालय का नाम क्यों पड़ा? देखिए, अगर कहा जाए हिमालय से पर्वत में अगर किसी श्रेणी में सबसे ज़्यादा अगर हिम जमा है, हिम का मतलब होता है बर्फ है, अगर सबसे ज़्यादा कहीं बर्फ जमा है तो बृहद हिमालय में जमा है, इसी कारण इसका नाम हिमाद्री पड़ा। फिर सर्वोच्च हिमालय का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अगर हिमालय श्रेणियों में सबसे ज़्यादा अगर ऊंचाई वाली क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो बृहद हिमालय ही है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सर्वोच्च हिमालय और महान हिमालय। देखेंगे, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। आपको यहाँ स्क्रीन पर देख रहा होगा, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है। अगर आपसे सवाल उठे कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आता है, यानी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आपको क्या बताना होगा? ये बृहद, हिमाद्री, सर्वोच्च या महान। आप कोई भी एक नाम जो जैसा आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा उस आधार पर आपको क्या करना होगा? टिक करना होगा। इसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आपको इसके ऊंचे शिखर वाले मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये नंगा पर्वत है, ये पीओके वाले एरिया में आता है। पीओके का मतलब होता है दोस्तों पाक अधिकृत क्षेत्र है। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ क्षेत्र में, हमारे भारत के कुछ क्षेत्र में पाकिस्तान का अभी कब्जा है, तो उसी क्षेत्र को बोला जाता है पाक अधिकृत क्षेत्र है। फिर देखेंगे नंगा पर्वत है जो पीओके में आता है। इसके बाद आपका कंचनजंगा, आप कंचनजंगा देख सकते हैं, आपका कंचनजंगा, एक मिनट, ये यहाँ पे ये आपका कंचनजंगा है। कहीं पे इसका नाम कंचनजुंगा भी मिलता है, कहीं कंचनजंगा मिलता है, तो आपको इसमें डाउट नहीं होना है। ये भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के सीमा पर स्थित है। ये साइड आपका नेपाल है और यहाँ पे आपका सिक्किम है, फिर आगे चल के आपका भूटान देश है, फिर इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इसके बाद देखेंगे बंदरपूंछ और कामेट के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। आप देखेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये पूरे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये एक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, ये पूरे एक धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है। देखेंगे
इस इनमें अगर बात किया जाए तो गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम भी होता है। देखेंगे अगर आपसे पूछा जाए भारत में माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, यानी विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, तो उसको भारत में मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे भारत में उसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, नेपाल में उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत यानी चीन में उसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत कुछ और हम पहाड़ियों को देख लेते हैं, यानी छोटे छोटे जो श्रेणी आते हैं। ये नामचा वर्मा पर्वत, ये एपी जो लिखा है, एपी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये महाकालू आपका नेपाल में है, गौरी शंकर नेपाल में है, मानसुली नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में आता है। देखेंगे नंदा देवी की अगर बात किया जाए तो इसे नंदा देवी हमारे उत्तराखंड में आता है, और कामेट भी उत्तराखंड में आ जाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आपको ऐसे भी आपको मैप के आधार पर दिख ही रहा होगा, ये वाला यहाँ से जितना ये दर्शाएगा ही ये पूरा, यानी ये कौन सा देश होगा, ये नेपाल देश होगा। यहाँ से यहाँ पे आपका सिक्किम राज्य है, और यहाँ भूटान देश है, और इधर हमारा पूरा अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा उत्तराखंड है, और इसके बाद इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर साइड है, और पीओके उधर ही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब हमें पढ़ेंगे मध्य हिमालय। इसके बाद हम मध्य हिमालय पढ़ेंगे। देखेंगे मध्य हिमालय की अगर बात की जाए तो मध्य हिमालय भी कहा जाता है और लघु हिमालय भी कहा जाता है। देखा जाए तो जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की अगर बात किया जाए तो ये हिमालय का वह भाग है जो पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ अगर बात किया जाए तो औसतन 1800 से 3000 के मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसी में कुछ छोटे छोटे श्रेणियाँ भी स्थित हैं, जैसे शिमला। शिमला आपने सुना होगा, शिमला आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश में आता है, कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश में आता है, मनाली भी आता है। मसूरी की बात करें दोस्तों तो मसूरी उत्तराखंड राज्य में आता है, और आपने सुना होगा जो यूपीएससी के द्वारा जो कैंडिडेट चयनित होते हैं, यानी आईएएस बनते हैं, तो उनका ट्रेनिंग इसी पर्वत में होता है, वो है मसूरी पर्वत। नैनीताल उत्तराखंड में आता है, डलहौजी, रानीखेत, ये सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। कश्मीर में क्या बोला जाता है, मर्ग, यानी इसको दो नामों से जाना जाता है, कुछ क्षेत्रों में सोनमर्ग और कुछ क्षेत्रों में गुलमर्ग। ये दोनों कश्मीर में ही जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं जो ये घास के मैदान आपको दिख रहे होंगे, तो इन्हीं को कहीं पे सोनमर्ग और कहीं पे गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कहाँ जाना जाता है, ये कश्मीर की बात हो रही है, अन्य राज्यों में नहीं, ये कश्मीर में है, और कश्मीर के में इसे अगर कहा जाए तो सीधे सीधे मर्ग के नाम जाना जाता है, नहीं सोनमर्ग और गुलमर्ग। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब देखेंगे अगला हमारा क्या है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को ब्रा हिमालय भी कहा जाता है या बा हिमालय कहा जाता है। हिमालय का अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय मिला, फिर महान हिमालय मिला, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। यानी ये सबसे बाहरी वाले क्षेत्र में होने के कारण इसे कहा जाता है बा हिमालय और शिवालिक हिमालय। देखा जाए तो हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिण तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ। इसकी औसतन ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर तक है। यानी ये इसका अगर निर्माण किया जाए तो इसका सबसे बाद में निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे युवा भाग कहा जाता है। यानी इसकी जो अवस्था है तो अन्य श्रेणियों की अपेक्षा ये सबसे युवा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी यानी कौन सा है, तो आप बताएंगे ट्रांस हिमालय। और सबसे युवा की बात किया जाए तो युवा के लिए आप क्या बताएंगे, शिवालिक या बा हिमालय है। अब इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत श्रेणी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले कोयमा भी बोला जाता है इस पर्वत को, आराकोयम पर्वत तक फैला है। आपको अगर मैं बताऊं तो आप जैसे समझ सकते हैं, एक मिनट, तो आप
देखिए, ये यहाँ पे पाकिस्तान का सुलेमान पर्वत स्थित है और ये पूरा हिस्सा हमारा भारत है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो है तो ये म्यांमार का अराकोयमा पर्वत स्थित है, यानी इसका विस्तार यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ये कौन सा? शिवालिक हिमालय। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां पाई जाती हैं। समतल घाटियां का मतलब होता है कि एकदम बराबर यानी सपाट, जिसे दून और द्वार कहते हैं। दोस्तों, ये उत्तराखंड में इनका नाम है दून और द्वार। जिसे दून किसके नाम पर पड़ा? देहरादून के नाम से दून पड़ा, और द्वार हरिद्वार के नाम से इसका द्वार पड़ा। जो उत्तराखंड राज्य के ये एक मशहूर अगर धार्मिक स्थल भी है और मशहूर शहर है, उनके नाम से इन घाटियों का नाम पड़ा दून और द्वार। अब इसके बाद देखेंगे, एक बार देख लेते हैं इनके बीच जो सीमा बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांस हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। इनके बीच में सीमा बनाने वाली जो जोन है उनका क्या नाम है? तो ट्रांस और आपका बृहद हिमालय है, इसके बीच में जो सीमा बनाया गया है, इस सीमा के जोन का क्या नाम है? सचर जोन नाम है। और जो बृहद और मध्य हिमालय है, इनके बीच के जो सीमा बनाया गया है उसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। मध्य और शिवालिक के बीच में जो सीमा बनाया जाता है, मध्य और शिवालिक के बीच में जो सीमा बनाया जाता है उसको कहा जाता है मेन सीमांत दर्रा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांस या बृहद हिमालय को जोड़ने या अलग करने वाली सीमा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सचर जोन। अगर आपसे पूछा जाएगा बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को जोड़ने या अलग करने वाली सीमा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य हिमालय और शिवालिक के हिमालय को जोड़ने या अलग करने वाली सीमा, तो आप बताएंगे मेन सीमांत दर्रा। तो ये सीमाएं थी इनकी। अब इसके बाद हम देखेंगे, अभी तक तो हमें पढ़ रहे थे कि मतलब उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की विस्तार हिमालय की। ये सर सिडनी बुर्राड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया है। उनके आधार पर हम पढ़ेंगे कि हिमालय का उनके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो उन्होंने भी हिमालय को 4 भागों में बांटकर बताया है। एक उन्होंने बताया है पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा बताया है कुमायूं हिमालय, तीसरा बताया है नेपाल हिमालय और चौथा बताया इन्होंने असम हिमालय। अब थोड़ा सबसे पहले हम मैप में देख लेंगे तो इसका विस्तार इन्होंने कैसे कैसे किया है। सबसे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ से अगर देखा जाए तो तिब्बत से निकला हुआ एक नदी है जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो यहाँ से सिंधु नदी बही है, और यहाँ से अगर बात किया जाए तो सतलुज नदी बही है। तो सिंध और सतलुज नदी के बीच के जो क्षेत्र है यानी हिमालय है, उसको इन्होंने पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का नाम दिया है। अब देखेंगे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, यहाँ इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, कैसा, देखेंगे। अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा भाग अगर बात किया जाए तो कश्मीर में, इसलिए इसका कश्मीर हिमालय कहा जाता है। थोड़ा सा हिस्सा इसका पंजाब में भी आता है, इसलिए इसे पंजाबी हिमालय कहा जाता है। और पूरा भाग हिमाचल प्रदेश में आता है, इसलिए इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से देखेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से मैंने बताया कि सतलुज नदी है। अब यहाँ से उत्तराखंड से एक किनारे से भाग से निकला हुआ है कि आपका काली नदी। इनके बीच का जो क्षेत्र है, यानी हम बात करें सतलज और काली नदी के बीच के जो भाग है, ये वाला भाग है, इस क्षेत्र को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। जो कुमायूं हिमालय लगभग पूरा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब इसके बाद देखेंगे, ये आपका देखा जाए तो कौन सा, काली नदी हो गए। और यहाँ से देखेंगे सिक्किम के पास से गुजरा हुआ एक और नदी है जिस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तो इस वाले भाग को जो ये मध्य में है, तो इस वाले भाग को कहा जाता है नेपाल हिमालय। किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। और फिर यहाँ से एक नदी और गुजरी है लास्ट से, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? असम हिमालय। तो सर सिडनी बुर्राड के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का जो विभाजन किया है, तो उन्होंने इसको 4 आधार पर बताया है। पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय।
अब इसको थोड़ा हम विस्तार से जान लेंगे इसके बारे में। तो विस्तार की बात किया जाए तो सिंधु से सतलुज नदी के बीच का भाग है, पंजाब, हिमालय, हिमाचल भाग इसके अंतर्गत आता है। मैंने आपको अभी यहाँ मैप में बताया वही भाग है। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो 560 किलोमीटर ये लंबा है। यहाँ जाफरान की खेती की जाती है। दोस्तों यहाँ फूलों में आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो छोटे छोटे निकले यही जाफरान है। यही जाफरान की खेती के लिए ये क्षेत्र क्या है, फेमस है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय देखा जाए तो ये सतलुज नदी से लेकर काली नदी के मध्य वाला भाग ही है, जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, पंजाब, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। ये जो आपको गुलाबी कलर में दिख रहा है ये आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय। तो इसके यहाँ से मैंने आपको बताया ये सतलुज है और यहाँ से काली नदी है। इसके मध्य वाला भाग क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ कौन कौन से छोटे छोटे धार्मिक स्थल और पर्वत के रूप में आते हैं, नंदा देवी आएगा, केदारनाथ आता है, बद्रीनाथ। ये चोटियाँ कुमायूं हिमालय में स्थित है। और अक्सर आपसे पूछा जाता है कि चोटियाँ किस हिमालय में हैं, और आपको क्लियर रखना होगा कि ये जो चोटियाँ हैं किस हिमालय पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल हिमालय। आपके सामने लिखा है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय के बारे में देखेंगे तो अगर आपको जो ये रेड में दिख रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ ये वाला बीच का जो भाग है ये नेपाल हिमालय, क्योंकि ये नेपाल देश में स्थित है। और अगर बात किया जाए तो यहाँ आपका काली नदी है और यहाँ तीस्ता नदी, इसके वाले मध्य वाले भाग को कहा जाता है नेपाल हिमालय। बात करते हैं इसके विस्तार। तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी वाले के जो मध्य भाग है उसको हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा लंबा है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा लंबा है। और सबसे कम आपको देखने को मिल जाएगा 320, जो कुमायूं हिमालय। और यहीं पर अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से कुछ चोटियाँ स्थित हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये प्रमुख रूप से चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट की अगर बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी मिलता है इसकी ऊंचाई। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये अगला है हमारा असम हिमालय, जो लगभग हमारा इसे अगर कहा जाए तो भौतिक विभाजन का ये लास्ट होगा। तो इसके विस्तार की बात किया जाए तो ये आपका ये वाला जो दिख रहा है गुलाबी कलर में, ये आपका क्या कहलाएगा, असम हिमालय। जो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी, दोस्तों जो दिहांग नदी है इस जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसको असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। पहले ये जो जब यहाँ रहती है आपका चीन में, तो चीन में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जैसे ये असम में प्रवेश करती है तो असम में इसको मतलब ब्रह्मपुत्र के नाम से, और आगे इसका नाम ऐसे चेंज होता रहता है, बांग्लादेश में अलग हो जाता है। मैं नदिया वाले पार्ट में आपको बताऊंगा क्या कैसा है। तो इसके मध्य वाला भाग कहलाता है। और जिसकी लंबाई की बात किया जाए तो 720 से 750 किलोमीटर इसकी लंबाई लगभग मानी जाती है। दोस्तों आज का हमारा जो भौतिक विभाजन था या प्रादेशिक विभाजन हिमालय का, ये ख़त्म होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बताइए। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।